अभी से हम ये करते हैं कि कुछ ना एक छोटी सी ना कोई यूआई का पार्ट जो है ना मतलब क्या करते हैं कि रिएक्ट की एक एप्लीकेशन ऑलरेडी हमने जो क्रिएट की उसी में क्या करते हैं कोड को ना हमने ये समझा था कि रिएक्ट में हमारे पास बहुत सारा कोड हमारा रीयूजेबल होता है, ठीक है। तो हम उसे किस तरह से रीयूजेबल बनाते हैं ये हम आज जो है मेनली इसको जो है इस पर फोकस करेंगे, ठीक है। साथ स्टाइलिंग वाला पार्ट भी देखेंगे कि हम सिंपल CSS भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया, इनलाइन CSS भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया, लेकिन टेलविंड को क्यों हम प्रेफरेंस देंगे इसको भी थोड़ा सा जो फोकस करेंगे इस पर भी। तो बिल्कुल स्टार्ट पे जैसे हमने ये इस एप्लीकेशन को नंबर 1 तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ npm स्टार्ट की कमांड से, और यहाँ पे हमने अबाउट, कॉन्टैक्ट और होम ये हमने बनाए हुए हैं 3 पेजेस, और यहाँ पे 2 हमने कंपोनेंट्स बनाए थे, फुटर और नैब बार। और फुटर और नैब बार क्या हो रहे हैं, हर पेज पे कॉल हो रहे हैं। एक तो इस चीज़ को हम देखते हैं कि देखें मिसाल के तौर पे मेरे पास मेरी एप्लीकेशन में 50 पेजेस हैं, तो 50 पेजेस में मैं जाके हर पेज में जाके नैब बार को कॉल कर रहा हूँ, हर पेज 50 पेजेस में जाके मैं फुटर को कॉल करूँगा, ठीक है। कुछ मिसाल के तौर पे मुझे फुटर थोड़ी देर के लिए हटाना है, फुटर को क्या करना है मुझे हटाना है, तो मैं क्या 50 पेजेस में जाके उनको कमेंट करूँगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब रीयूजेबल वाला काम हमें नहीं लग रहा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि ये जो हमने नैब बार और फुटर हर पेज के ऊपर कॉल किया हुआ है उसको हम देखें। नंबर 1 तो हम क्या कर सकते हैं, इस कंपोनेंट में ये नैब बार और जो फुटर ये पड़े हुए हैं इनको हमने हर पेज के ऊपर कॉल किया हुआ है। मैं पहले तो क्या करता हूँ, इस होम पेज से हटा देता हूँ, होम पेज से नैब बार और फुटर को क्या कर देता हूँ, रिमूव, तो वो होम पेज पे नहीं शो होंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे जो इम्पोर्ट हो रहे हैं उनको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब इस पेज पे वो होम पेज पे ना तो नैब बार और फुटर इंपोर्ट हो रहे हैं और ना ही इधर कॉल हो रहे हैं, तो हमें शो भी नहीं हो रहा। ये जो हमें कंटेंट शो हो रहा है ये किस पेज से शो हो रहा है, मेनली होम का जो कंपोनेंट है उसमें से शो हो रहा है। अब देखें कोई भी पेज हो, अबाउट हो चाहे कॉन्टैक्ट हो चाहे होम हो, ये तीनों एट दी एंड जाके इंपोर्ट किधर हो रहे हैं, app.js में। अगर मैं अपने नैब बार और फुटर को इधर ही कॉल कर दूँ तो फिर वो सभी में ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो सभी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो नैब बार और फुटर को मैं यहाँ पे इस राउट्स वाले फोल्डर से ऊपर ब्राउजर राउटर के अंदर ही हम इसको कॉल करेंगे। ब्राउजर राउटर के यहाँ पे लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ ना, ये मेरे पास यहाँ पे मैंने नैब बार को क्या कर दिया, कॉल कर दिया, ठीक है। कहाँ पे, ब्राउजर राउटर के अंदर ही, लेकिन राउट से ऊपर। अब यहाँ से किसी भी पेज पे हमारा राउट जो है वो डिफाइन हो, चाहे हमारा होम पेज हो, चाहे मतलब राउट हमारा होम पेज हो, फिर भी क्या आ जाएगा उसके ऊपर नैब बार आ जाएगी, चाहे हमारे पास अबाउट हो, मतलब कोई भी पेज हो उसके ऊपर हमारे पास नैब बार ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब इस नैब बार को मैंने इस ब्राउजर राउटर के अंदर इसलिए इसको कॉल किया, ऊपर भी कॉल कर सकते थे, लेकिन इसको ब्राउजर राउटर के अंदर इसलिए कॉल किया क्योंकि नैब बार के अंदर हम नेविगेशन लिंक्स यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, इस पे मैं एक और चीज, यहाँ पे मुझे ना नैब बार के ना कोड पे जाना है। किस पे जाना है, नैब बार पे कोड पे जाना है। एक तो है कि मैं जाके फोल्डर से नेविगेट करूं, नंबर 2 कि मैं कंट्रोल को प्रेस करके इसके ऊपर बस क्लिक कर दूं। कंट्रोल को मैंने प्रेस किया हुआ है और इस नैब बार के ऊपर मैं क्या कर दूं, क्लिक कर दूं, तो ऑटोमेटिक ये मुझे नैब बार पे ले जाएगा, ठीक है। वो जहां पे भी मैंने रखा हुआ, क्योंकि इंपोर्ट हुआ है तो उसे ट्रैक को फॉलो करते हुए मुझे उधर ले जाएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने लिंक इंपोर्ट किया हुआ है, कहाँ से, रिएक्ट राउटर डॉम। रिएक्ट राउटर डॉम से हम जितनी भी चीजें इंपोर्ट करेंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस तो यही हमने इंपोर्ट करनी थी। ये सिर्फ और सिर्फ काम किसमें करेंगे, हमारे पास विद इन द ब्राउजर राउटर। किसके अंदर, ब्राउजर राउटर के अंदर ही हमारे पास वो सारी की सारी चीजें काम करेंगी, जो कि हम किसमें से इंपोर्ट कर रहे हैं, रिएक्ट राउटर डॉम में से। अब ये जो नैब बार है, इसमें मैंने ब्राउजर राउटर में से लिंक इंपोर्ट किया हुआ है, तो अगर इसको मैं ऊपर रख दूंगा ना, फिलहाल तो देखें इतने से वो चल रहा है ना, लेकिन अगर इसको मैं इससे अप कॉल कर दूं तो वो जो एक क्लास से वो जो लिंक है, वो जो लिंक का कंपोनेंट वो रिएक्ट राउटर डॉम में से इंपोर्ट हुआ वो इस ब्राउजर राउटर से आउटसाइड चले जाएगा। ये यहाँ पे देखें ना, इसको मैं यहाँ से आउटसाइड शिफ्ट कर देता हूँ। अब ये वाला जो है, ये वाला सारा कोड जो है एक क्लास से अलग है, और ये नैब बार क्या है, अलग है, ठीक है। अब नैब बार के अंदर मैं किस चीज को यूज कर रहा हूँ, रिएक्ट राउटर डॉम में से लिंक को। अब मैंने बताया कि रिएक्ट राउटर डॉम का कोई भी कंपोनेंट है, वो लिंक है चाहे जो मर्जी है, वो सिर्फ किसके अंदर कॉल हो सकता है, ब्राउजर राउटर के अंदर ही। अब ब्राउजर राउटर तो साइड पे हो गया, वो साइड पे है, तो अब देखिए अब हमें एरर आ जाएगा यहाँ पे, कैन नॉट डिस्ट्रैक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ बेस नेम, मतलब यहाँ पे वो एरर आ गया है क्लास से, कि वो मेनली ऐसी चीज को यहाँ पे डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्टली कोड के लेवल पे जाके हमें एरर दे रहा, लेकिन मेनली एरर ये इसी वजह से ही आ रहा है। अगर मैं इस नैब बार को यहाँ पे भी मैं ब्राउजर राउटर इंपोर्ट कर लूँ, किसको, यानी मुझे हर बार हर जगह पे जहां पे मैं लिंक यूज करूंगा उसे मुझे किसमें रैप करना पड़ना है, ब्राउजर राउटर के अंदर।
अब इधर मैं उसको जो है वो ब्राउजर राउटर में कॉल करूँगा, ये देखिएगा राउट्स नहीं आएगा, ये देखिए, नहीं राउट्स वगैरह नहीं ना, बस ब्राउजर राउट्स तो आएंगे, मुझे हर एक राउट क्रिएट करना है, पेज डिफाइन करना है, जो कि मतलब अब देखें फिर एरर रिजॉल्व हो गया। अब क्या जहाँ जहाँ पे मैं लिंक कंपोनेंट यूज करूंगा उस हर पेज पे जाके मैं उसको इंपोर्ट इसको ब्राउजर राउटर को कॉल करूंगा, तो इससे अच्छा क्या है कि मैं इसको यहाँ पे कॉल ही ना करूँ और उधर ही बस क्या कर दूँ, इधर ही बस इसको इसके अंदर ही कॉल कर दूँ, ये नैबार को इस ब्राउजर राउटर के विद इन ही कॉल कर दूँ इधर, यहाँ पे देखिए सही है। अब यहाँ से कोई भी हमारा पेज राउट होगा, यहाँ पे हमारे पास ब्राउजर राउटर के अंदर हर राउट कोई भी राउट होगा उसके ऊपर सबसे पहले हमारी नैबर अटैच होगी, उसके अलावा इन सभी में से कोई एक पेज जो भी राउट होगा, अगर स्लैश होगा तो कौन सा पेज अटैच हो जाएगा, होम, तो हमारे पास नैबर से नीचे क्या आ गया, मतलब ये सारी चीजें जो है ये कंडीशन के बिना पे चलनी है, ये जो सारे के सारे राउट्स हैं, यानी ये वाले कंपोनेंट्स एक कंडीशन के ऊपर रेंडर होंगे, 1 2 3 और ये 4 एक क्लास से एक किसी कंडीशन के ऊपर जो वो मतलब इनर रेंडर होना, और वो कंडीशन क्या है, पाथ नेम वाली, कि अगर पाथ नेम स्लैश होगा तो यहाँ से क्या कॉल हो जाना है, होम, तो यहाँ पे नैबर के नीचे क्या आ जाएगा, होम, और उससे नीचे हम क्या कॉल कर देंगे, एक क्लास से फुटर, तो हमारा पेज बिल्ड हो गया, ऊपर नैबर, उसके बिटवीन होम पेज, उससे नीचे क्या आ गया, फुटर, तो हमारा पेज बिल्ड हो गया। और यहीं पे मैं क्या कर देता हूँ, इधर मैं फुटर को भी कॉल कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए। तो अब सभी पेजेस में अब देखिए होम पेज में हमारे पास आ गया होम पेज, फुटर, और ये फुटर में मैंने कॉपीराइट लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अबाउट पेज में जाता हूँ, अबाउट पेज में मुझे 2 नैबर और 2 फुटर नजर आ रहे होंगे, ये क्यों आ रहे हैं, एक होम का एक अबाउट का, एक तो हमारे पास app.js से उस पर अटैच हो रहे हैं और एक पेज के भी आ रहे हैं जो कि हमने होम के हटा दिए थे। तो अब मैं बाकी पेजेस को भी क्या करूँगा, हटा दूंगा। नॉर्मली हम तो अब लगाएंगे नहीं कोई पेज, यहाँ से नैबर फुटर रिमूव कर दिया, यहाँ से इंपोर्टिंग भी रिमूव कर दी। आफ्टर दैट हम चले गए कॉन्टैक्ट वाले पेज में और यहाँ पे स्टिल यहाँ पे भी सेम उसी तरह से हमने ये जो है ये ख़त्म कर दिए। अब मैं यहाँ पे app.js में ये आई थिंक आपको समझ आ गया होगा सारा। यहाँ से होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, अब एक और मैं जाके लेट्स सपोज पेज क्रिएट करता हूँ, यहीं पे एक और मैंने पेज क्रिएट किया, ठीक है, कॉन्टैक्ट की बजाय लेट्स सपोज कुछ भी ब्लॉग, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका जो है वो जो कंपोनेंट क्रिएट करूँगा, यहाँ पे पेज भी नहीं क्रिएट किया तो यहाँ पे मैं पेज क्रिएट कर लेता हूँ, ब्लॉग डॉट JSX रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट, ये ब्लॉग के नाम से हमारे पास कंपोनेंट बन गया। और इसको मैं इधर सिर्फ क्या कर दूंगा, कॉल, ये देखें यहाँ पे मैंने वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंपोर्ट, यहाँ पे टॉप पे वो क्या हो गया, इधर इंपोर्ट हो गया ब्लॉग के नाम से कंपोनेंट। और इधर मैंने उसको क्या कर दिया, इधर मैंने कहा जी अगर पाथ स्लैश ब्लॉग होगा तो उसके ऊपर आपने किस कंपोनेंट को रेंडर कर देना है, ब्लॉग वाले कंपोनेंट को रेंडर कर देना है। यहाँ पे जाके देखें तो अगर मैं स्लैश, अब यहाँ पे नैब बार में तो नहीं गया क्योंकि हमने अभी ऐड ही नहीं किया उसे, अगर मैं स्लैश ब्लॉग में जाऊँगा तो उधर मुझे वो ब्लॉग वाला कंपोनेंट यहाँ पे देखें शो हो गया, हो गया यहाँ पे क्या हो गया था। यानी अब देखें जो भी मेरा पेज क्रिएट होगा उसके ऊपर नैबर और फुटर ऑटोमेटिक लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फुटर में ये जो कॉपीराइट हमने लिखा हुआ इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। किसी स्पेसिफिक को नहीं करना चाहते, हाँ तो यहाँ पे भी आगे हमारे पास कंडीशंस, लेट्स सपोज मेरे पास है कोई अबाउट के पेज के ऊपर मुझे नैबर नहीं दिखानी, ठीक है, तो यहाँ पे हम कंडीशंस लगा सकते हैं आगे की। इसकी ना आगे हम फर्दर हुक्स को स्टडी करेंगे ना, तो एक हुक है हमारे पास यूज राउटर या यूज पाथ नेम, ये 2 तरह की ना ये हुक्स होती हैं जिसके जरिए में बताता है कि करंटली आप किस पेज पे हैं। वो हुक हमें क्या बताती है कि लेट्स सपोज इस पेज के ऊपर मैंने उस हुक को कॉल किया ना, तो बताएगा कि अभी आप किस पेज पे हैं, वो बताएगा स्लैश अबाउट पे हैं। तो वहाँ पे मैं कंडीशन लगा सकता हूँ कि अगर जो है वो जो मेरा पाथ है वो अबाउट के इक्वल है तो फिर इसे शो नहीं करना। तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, कंडीशनल रेंडरिंग क्या कर लूँगा। तो यहाँ पे आगे हुक्स हैं, आगे फर्दर उनको हम ना डिस्कस कर लेंगे, ये भी हमारा जो है ना मसला। क्या नहीं होता है, अक्सर होता है कुछ पेजेस में हमें कुछ कंपोनेंट्स नहीं, ये एक यूज केस है, यहाँ ऐसा कुछ भी हो सकता है कि एक यूज केस है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है कि मैंने एक कंपोनेंट जो सभी में कॉल किया हो लेकिन एक स्पेसिफिक पेज पे मुझे नहीं शो करना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो हमने ना अपनी जो है ना पूरी की पूरी वेबसाइट के ऊपर ना लास्ट पे जो है ना हर पेज पेज पे ना लास्ट पे लगाया हुआ था अप्लाई ऑनलाइन,
क्या बनाया हुआ था, उस पर जब यूजर क्लिक करता था तो वो किस पे, अप्लाई ऑनलाइन वाले पेज पे चले जाता था। अब जब वो अप्लाई ऑनलाइन वाले पेज पे ही है तब क्या मुझे वो शो करवाना है, क्योंकि वो करंटली वो खुद ही अप्लाई ऑनलाइन वाले पेज पे ही है तो उसे मुझे नहीं शो करवाना। ठीक है, तो वो या फिर आपको यहाँ पे आपने पॉपअप दिखा दिया, उस पर क्लिक करने से यूजर किसी पेज पे चले जाए, ठीक है, वो हर पेज पे पॉपअप आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई है कॉन्टेक्ट सपोर्ट है, ठीक है, एक आपने चैटबॉट बनाया हुआ है जिसका एक स्पेसिफिक पेज है, जब वो यूजर यहाँ से चैट नाउ पे क्लिक करेगा तो वो चले जाएगा उस स्पेसिफिक पेज पे। अब उस स्पेसिफिक पेज पे क्या वो चैटबॉट दिखाना है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसी पेज पे है, वो क्या वो आइकन दिखाना है, नहीं दिखाना आपने, ठीक है। तो इस तरह के यूज केसेस हो सकते हैं, तो वहाँ पे मतलब ये वाली जो चीज़ है वो इम्प्लीमेंट होगी। हाँ जी, समझ आ गई। अब देखें वो हमारा वो ब्लॉग वाला पेज भी आ गया, लेकिन ब्लॉग वाले पेज को मैंने नेविगेशन बार में ऐड नहीं किया तो उधर हमें नहीं शो हो रहा। यहाँ पे मैं स्लैश ब्लॉग को किधर ऐड कर देता हूँ, ये समझ रहे हैं ना, क्योंकि नेविगेशन बार में तो हमें मैनुअल ऐड करना ही पड़ेगा ना। ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, होम, अबाउट। अच्छा जी, इसे नेक्स्ट हम फर्दर अब थोड़ा सा फोकस करते हैं स्टाइलिंग पे, कि हम इसमें CSS स्टाइल किस तरह से करते हैं। स्टाइल हम इनलाइन भी कर सकते हैं और उसके अलावा एक्सटर्नल का तो मैंने आपको बताया था। लेट्स सपोज मैंने किसको स्टाइल करना है, नैब बार को, किसको, नैब बार को मुझे स्टाइल करना है। अच्छा, एट द एंड हमारा सारा का सारा कोड किधर जा रहा है, नहीं, यहाँ पे इंडेक्स डॉट, तो मैं अगर यहाँ पे एक स्टाइल डॉट CSS की फाइल बना दूँ, स्टाइल डॉट CSS की फाइल बनाऊँ और इसे इधर क्या कर दूँ, लिंक कर दूँ, स्टाइल डॉट CSS को इधर लिंक कर दूँ और उसमें कुछ भी मैं CSS लिखूँ, जैसे मैं कहूँ लिखूँ कि जितने भी मेरे पास A टैग है ना उनका कलर क्या हो जाएगा, जितने भी A टैग आ रहे हैं उनका कलर क्या हो जाएगा, रेड। तो जितने भी लिंक नहीं होगा, नहीं, ये लिंक देखें किधर, लिंक से भी एट द एंड जनरेट क्या हो रहा है। देखो लिंक के नाम से HTML में क्या कुछ होता है, लिंक के नाम से HTML में कुछ नहीं होता। A टैग देखें यार, बात को थोड़ा सा फॉलो करें। जितने भी हम कंपोनेंट्स ये जो हैं, स्टाइलिंग हमने HTML के हिसाब से करनी है। ये जितने भी हम कंपोनेंट्स बना रहे हैं, ये जो राउट, पाथ, ये सारा का सारा कोड किसमें कन्वर्ट होगा, एट द एंड HTML CSS। यानी लिंक, ये जो लेट्स सपोज यहाँ पे नैब बार में हमने लिंक लगाए हैं, नैब बार में जो हमने ये जो लिंक्स लगाए हैं, इन लिंक्स से एट द एंड जनरेट क्या होगा, A टैग। समझ रहे हैं ना, कि एक्चुअल में ये नहीं है कि मैं लिंक को कॉल करूंगा, क्योंकि लिंक से जनरेट तो A टैग ही होना है, तो मैं A टैग को कॉल करूंगा। तो ऐसे जो नहीं है, मतलब हमें वो जो, इसीलिए तो कहते हैं अगर कि कोई भी फ्रेमवर्क है, कोई भी लाइब्रेरी है, उस पर काम करने से पहले मुझे कोर नॉलेज होना चाहिए। यानी कोर टेक्नोलॉजीज मेरे पास 3 ही होती हैं हमारे पास, कौन कौन सी, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये जितना भी मैं कोड लिखूंगा एट द एंड इन्होंने किस में कन्वर्ट होना है, उसी में ही। कोई भी आप CMS उठा के देख लें, कोई भी है, शॉपिफाई है, वर्डप्रेस है, कोई भी है, किसी भी CMS से जो बनने वाली वेबसाइट है ना, उसकी भी एट द एंड आउटपुट क्या होती है, यही 3 चीज़ें, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो कोई भी वेबसाइट उसको आप इंस्पेक्ट करके देख लें, आपको समझ आ जाएगा ये क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इंस्पेक्ट में सारा फ्रंट एंड का HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का कोड होता है। ठीक है, तो मतलब ऐसे नहीं है, अगर आपने एक बार ये जो चलें आगे ना फर्दर, इसको ना ज़्यादा नहीं एक्सपेंड करते। मेनली हम किस चीज़ को स्टडी करने लगे थे कि यहाँ पे मैंने CS मतलब स्टाइल किस तरह से अप्लाई करेंगे। पहला तरीका मैंने क्या बताया कि हम क्या करें, इसी जहाँ पे एट द एंड हमारा सारा कोड किस में जाना है, इस डिव जिसके ऊपर आईडी क्या लगी हुई है, R, एट द एंड सारा कोड तो इधर आना है, तो साथ ही मैं इसके साथ CSS की फाइल भी अटैच कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने CSS की फाइल अटैच कर दी, जहाँ मैंने बताया कि इस इंडेक्स डॉट ये इस डिव जिसपे आईडी R लगी हुई है, इसके अंदर जितने भी A टैग्स इंजेक्ट हुए, कौन इंजेक्ट करेगा, जावास्क्रिप्ट के थ्रू जितने भी A टैग इंजेक्ट हुए उनका सब क्या कर देना, कलर क्या कर देना है, रेड कर देना। तो यहाँ पे देखिएगा सारे ये A टैग क्या हो गए, यानी जिनको हमने लिंक क्रिएट किया था वो एट द एंड क्रिएट किया हुए हैं A टैग, एंकर टैग कन्वर्ट हुआ। और आप इंस्पेक्ट करके भी चेक कर सकते हैं, इनको कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए नैब बार के अंदर क्या जनरेट हुए हैं, A टैग। हालांकि हमने इधर नैब बार के अंदर क्या क्रिएट किए थे,
अच्छा जी, तो ये CSS मतलब वन वे हमारे पास ये है कि हम क्या करें, टू द पॉइंट ही मतलब पॉइंट पे पहुंचे। इधर सारी की सारी CSS की कोई भी फाइल क्रिएट करने से अच्छा है कि सारा का सारा कोड एट दी एंड कहाँ पे जा रहा है, index.html में। तो इधर ही हम क्या करते हैं, CSS की फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास CSS का जो है ना, ये यहाँ पे कोड आ जाएगा और वो इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल में फाइलें भी क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे अब नैब बार है, नैब बार को मुझे स्टाइलिंग करनी है, तो यहाँ पे मैं वो उसी तरह से क्लासेस वगैरह अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लास की जगह हम क्या लगाएंगे, क्लास नेम, और यहाँ पे मैंने लगा दिया लेट्स सपोज नैब बार। क्या लगा दिया, नैब बार। इसके ऊपर हमने क्लास लगाई है। अब इसको मुझे स्टाइल करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, डॉट नैब बार। ठीक है, और इसका सपोज बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर ये मैंने कर दिया। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो गया चेंज, नैब बार का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। उसके अलावा मुझे बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी हमारे पास होती है वो डिफ़ॉल्ट पे जो CSS होती है उसको क्या करना है, पैडिंग मार्जिन को क्या करना है, 0 कर देना है, पैडिंग मार्जिन। ठीक है, बॉक्स साइजिंग, और ये देखिएगा अब इसको मैं PY कर देता हूँ कुछ 10, बल्कि सॉरी पैडिंग क्या कर देता हूँ इसको 20 पिक्सल, टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट से 20 पिक्सल। तो ये देखिएगा सारी जो CSS अप्लाई हो रही है। वो देखें वो पैडिंग भी अप्लाई हो गई है, उसको बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई हो गया, और वो सारी चीज़ें जो है ना वर्क कर रही हैं। इसी तरह से मैं मतलब स्टाइलिंग करता जाऊंगा और हो जाएगा। सेकंड वे क्या है, अगर हमने इनलाइन CSS करनी है, क्या करनी है, अब इनलाइन में हमारे पास इधर तो टैग है ही नहीं जहाँ पे मैं इनलाइन CSS कर दूँ। टैग तो किधर से आने हैं, मतलब उधर से जावा JSX से इधर इंजेक्ट होने हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इधर डायरेक्ट भी जो है वो इनलाइन CSS भी कर सकता हूँ। जैसे स्नैप बार पे मुझे क्या करनी है, स्नैप बार पे क्या मैं करके दिखाता हूँ आपको। स्टाइल का हम एक एट्रीब्यूट लगाएंगे, और स्टाइल वाले एट्रीब्यूट में आगे मुझे क्या लिखनी है, जावास्क्रिप्ट। क्या लिखनी है, तो मैं क्या लगाऊंगा, कर्ली ब्रैकेट्स। और इस स्टाइल्स में मुझे क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट पास करना है। स्टाइल का क्या पास करना है, ऑब्जेक्ट। तो उसके अंदर मैं फिर जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा। बाहर वाली जो ब्लू कर्ली ब्रेसेस हैं ये किस चीज़ को, एक तरह से जावास्क्रिप्ट को मेंशन कर रही हैं, और उसके अलावा अंदर ये जो ये उसका आगे जावास्क्रिप्ट का आ जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम सारी की सारी जो है ना CSS अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करना है, लेट्स सपोज मेरे पास नेविगेशन बार में क्या है, एक लेट्स सपोज इमेज भी है। क्या है, एक इमेज भी है, और ये वाले सारे के सारे जो लिंक्स जो हैं वो ये अलग से एक डिव में पड़े हुए हैं। यानी ये फर्स्ट वाली इमेज जो हम इसको लोगो कंसिडर कर लेंगे। क्या कंसिडर कर लेंगे, ये फर्स्ट वाला लोगो है नैब बार में, और ये सेकंड पूरी की पूरी डिव क्या है हमारे पास, ये दूसरे बाकी लिंक्स हैं। यहाँ से मैं कोई ऑनलाइन कोई लोगो उठा लेता हूँ, कोई भी आइडेंटिफाई से कॉपी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे वाइट में होगा, यहाँ से कोई ये वाला लोगो उठा लेते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ से मैंने इसको किया इंस्पेक्ट, या फिर हम राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस भी कर सकते हैं। मैंने इमेज का एड्रेस कॉपी कर लिया और यहाँ पे सोर्स में मैंने उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, जाके चेक करते हैं, यहाँ पे हो जा लोड, यहाँ पे देखें आ गया, लोगो आ गया। यहाँ पे अब ये हमारे पास इमेज भी लोड हो गई है, और यहाँ पे ये लिंक्स भी आ गए हैं। इनको मुझे क्या लोगो लेफ्ट साइड पे रखना है, इनको राइट साइड पे लेके जाना है। इसको लेफ्ट और इनको तो क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे। किसको, पेरेंट को। पेरेंट क्या है, कौन सा इनका, नैव। क्या है पेरेंट इनका, नैव। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, डिस्प्ले। तो यहाँ पे सब कुछ पास होगा हमारे पास की वैल्यू पेज में। डिस्प्ले मैंने लिखा और इसको क्या कर दिया, फ्लेक्स। और कोई भी सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो किस में आएंगी, स्ट्रिंग में। वैल्यूज किस में आएंगी, स्ट्रिंग में। देखिए वो फ्लेक्स हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, जस्टिफाई। तो कॉमा लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, की वैल्यू पेज इस तरह से बने, कॉमा। अब मुझे क्या करना है, जस्टिफाई। मैंने जस्टिफाई लिखा, तो यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट क्या, वो उसमें आएगा सारा कैमल केस में, स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। क्या आ जाएगा, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो देखेंगे वो स्टाइलिंग हो रही है। अलाइन आइटम्स एंटर करना है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया ए लिखा, अलाइन आइटम्स सेंटर, वही की वैल्यू पे ही चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखें वो वर्टिकली सेंटर। इमेज की विड्थ कम करनी है, तो यहाँ पे भी इसमें भी मैं क्या लगाऊंगा, स्टाइल। फर्स्ट वो JS और सेकंड आगे हमारे पास वो ऑब्जेक्ट। इसकी मुझे विड्थ लेट सपोज करनी है
या 150 px, तो वो 150 px हो गई। तो वैसे कितनी होती है ये लोगों की? जहाँ पे आपका लोगो अच्छा लग रहा हो बस, कोई स्टैंडर्ड नहीं है कुछ भी। देखे ना इसको, अब अगर ये अकेला ई होता तो फिर मैं विड्थ कितनी करता, फिर मैं 50 या 40 करता। अब यहाँ पे इस लोगो जो है ये 150 पे अच्छा लग रहा है तो वो बस ठीक है, मतलब जहाँ पे एक चीज़ अच्छी लग रही है वो आपके लिए स्टैंडर्ड है, ऐसा इसको फिक्स नहीं होता। अच्छा ये तो ऐसे ही है ना, मतलब मैं किस साइज़ का सूट सिलवाऊँ, जो मुझ पे अच्छा लगेगा, जो मैं ठीक है ना, बड़ा ना। अच्छा ये यहाँ पे देखें स्टिल वो सारी जो है वो चीज़ें वर्क कर रही हैं। हाँ जी समझ आ गया। पहला तरीका हमने देखा वो जाके उधर उसी फाइल में अगर हम एक्सटर्नल CSS कर दें, उसके अलावा हमने देखा इनलाइन CSS भी हम कर सकते हैं। अच्छा इधर भी हम इधर पब्लिक के बजाय इधर भी CSS की फाइलें क्रिएट करके उनको भी कंपोनेंट्स में इंपोर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज मुझे जो है वो नैब बार है, क्या है नैब बार है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ इधर इसके बाद क्या करते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास है एक और, इसके अंदर एक और कंपोनेंट बनाते हैं। एक मैंने कंपोनेंट के लिए आगे एक फोल्डर बना लिया, मैंने क्या बनाना है, ब्लॉग का एक कंपोनेंट बनाना है। क्या बनाना है, ब्लॉग, ठीक है। हम आगे ब्लॉग्स, इसके अंदर ना ब्लॉग्स आएंगे। मैंने एक ब्लॉग का कंपोनेंट बनाया, इसके अंदर एक फोल्डर बना लिया, इसके अंदर एक ब्लॉग डॉट मैंने JSX की फाइल बना ली और एक मैंने ब्लॉग डॉट CSS की फाइल बना ली। यहाँ पे देखें कंपोनेंट्स के अंदर मैंने एक कंपोनेंट बनाना था, कौन सा, ब्लॉग का, ठीक है। और इसी के साथ ब्लॉग कार्ड आएगा एक, ठीक है। इसके अलावा आगे ब्लॉग की कार्ड की हमारे पास वो जावास्क्रिप्ट भी होगी, यानी JSX का कोड भी होगा और CSS भी होगी। तो मैंने इसको एक फोल्डर बना के इसके अंदर दोनों फाइलें रख ली। अब ब्लॉग के अंदर मैंने एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लिया और इस वो जो CSS की फाइल साथ है उसको इधर क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, डॉट स्लैश, क्योंकि साथ ही फाइल पड़ी हुई है, डॉट स्लैश ब्लॉग डॉट CSS। अब ये जो CSS है ना, ब्लॉग डॉट CSS, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे वर्क करेगी, ब्लॉग डॉट JSX के ऊपर। अगर मैंने ब्लॉग डॉट JSX वाला कंपोनेंट कहीं पे इंपोर्ट किया तो साथ साथ उसकी क्या इंपोर्ट हो जाएगी, CSS भी इंपोर्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, अब मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ लेट्स सपोज होम पेज के ऊपर, या फिर यहाँ पे मैं ब्लॉग के नाम से अपने पेज बनाया है ना, जो ब्लॉग के नाम से पेज बनाया ना, इधर ही मैं क्या कर रहा हूँ, उस ब्लॉग वाले कंपोनेंट को कॉल कर रहा हूँ। या फिर इसको मैं नाम कर देता हूँ ब्लॉग कार्ड। क्या बना लिया, ब्लॉग कार्ड, और इसके अंदर आगे फाइलों के नेम भी वही कर देते हैं, ब्लॉग कार्ड डॉट JSX, और इस फाइल का नाम क्या आ जाएगा, ब्लॉग कार्ड डॉट CSS, और इसके अंदर जो कंपोनेंट्स के नेम है उनको भी मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लॉग कार्ड। ये ब्लॉग का एक सिंगल कार्ड आ जाएगा और इधर भी हमारे पास आ जाएगा ब्लॉग कार्ड। यहाँ पे देखें, अब ये जो ब्लॉग है ये मुझे किधर इंपोर्ट करने हैं, इस ब्लॉग वाले पेज के ऊपर। यहाँ पे उसको कॉल करता हूँ मैं, ब्लॉग कार्ड, यहाँ पे मैनुअल इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट ब्लॉग कार्ड, ये आ गया। फ्रॉम कहाँ से, हमारे पास डॉट स्लैश नहीं, बल्कि ये मैं पेजेस वाले फोल्डर में हूँ, तो सबसे पहले बाहर आऊँगा, किस फोल्डर में जाऊँगा, कंपोनेंट्स में, ब्लॉग कार्ड, और ब्लॉग कार्ड के अंदर ये ब्लॉग कार्ड, और ये ब्लॉग कार्ड हमने इधर क्या कर दिया, कॉल कर दिया। तो यहाँ पे अगर मैं ब्लॉग वाले पेज पे जाता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर ब्लॉग कार्ड आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो ब्लॉग कार्ड है इसमें क्या है, टॉप पे एक ब्लॉग की इमेज आएगी, क्या आ जाएगी, ब्लॉग की कोई इमेज, ठीक है। कोई भी मैंने इमेजेस में से कोई इमेज उठा ली, मैंने ये इमेज कोई उठा ली, हाँ ठीक है। इस इमेज को मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे मैंने इमेज में मैंने क्या कर दिया, पेस्ट, और इससे नीचे जो है वो इस ब्लॉग का टाइटल आना है, तो मैंने यहाँ पे एक H2 में लिख दिया इसका लॉरम, कोई 8 वर्ड्स का क्या लिख लिया मैंने इस ब्लॉग का टाइटल। तो यहाँ पे देखिएगा ये इमेज भी इधर आ गई और वो हमारे पास टाइटल भी आ गया। अच्छा अब मुझे क्या करना है, ये जो ब्लॉग का जो कार्ड है इसके ऊपर मैं एक क्लास अप्लाई कर देता हूँ ब्लॉग, या फिर ये सेम ही क्लास अप्लाई कर देता हूँ जो कंपोनेंट का नाम है। क्या मैंने क्लास अप्लाई कर दी, ब्लॉग कार्ड, और इसी के साथ ब्लॉग कार्ड की CSS की फाइल भी पड़ी हुई है। यहाँ हम देखें ब्लॉग कार्ड की CSS की फाइल भी पड़ी हुई है, और इसको मैंने फिलहाल के लिए बॉर्डर लगा दिया 1 पिक्सल सॉलिड एंड रेड। क्या अप्लाई कर दिया, 1 पिक्सल सॉलिड एंड रेड जो कलर अप्लाई कर दिया,
ठीक है। अब देखिएगा इस पे जो है वो ये देखें रेड कलर आ रहा है। अब मुझे एक लाइन में कितने कार्ड दिखाने हैं, लेट्स सपोज 4-5 जो है वो 4 कार्ड एक लाइन में दिखाने हैं। तो यहाँ पे मैं ये जो ब्लॉग वाला पेज है यहाँ पे इस सेम कंपोनेंट को कितनी बार कॉल कर लूँगा, 4 बार कॉल कर लिया मिसाल के तौर पे। तो ये देखें ये 4 बार आ गया। ठीक, अब क्या है कि इनमें एक लाइन में मुझे कुछ ज़्यादा कार्ड चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, क्लास नेम अप्लाई करके अलग से इसको CSS भी अप्लाई कर सकता हूँ, ऐसे ही है। और या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इधर इनलाइन CSS भी कर सकता हूँ। अब इनलाइन CSS वाला तरीका जो है वो बेटर नहीं होता। हमने वैसे भी जब कर रहे थे हमने इनलाइन CSS को नहीं कंसिडर करते थे हम, तो इनलाइन इधर भी हम नहीं किया करेंगे। वैसे मैंने आपको वे बता दिया लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं किया करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे एक तीसरा वे है हमारे पास CSS को अप्लाई करने का कि हम ना ही CSS की फाइल बनाएंगे। पहला मैंने बता दिया वो वाला एक्सटर्नल इनलाइन भी बता दिया, और मैंने एक और भी आपको बता दिया कि हम कंपोनेंट के साथ भी उसकी एक्सटर्नल फाइल बना सकते हैं। इस तरह से कंपोनेंट के साथ भी क्या बना सकते हैं, उसकी एक्सटर्नल फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अब लास्ट जो सबसे बेटर वे है वो हम क्या करते हैं, हम टेलविंड CSS को अडॉप्ट करते हैं। किसको, जिसमें हमने ये दोनों काम ही नहीं करने, सिर्फ हमने क्लासेस के नाम लिखने हैं, CSS खुद ही हो जानी है। अच्छा, ये टेलविंड CSS है, ये इसको कहा जाता है यूटिलिटी फर्स्ट CSS फ्रेमवर्क है। ठीक है, जिसमें बनी बनाई क्या होती है, हमारे पास क्लासेस होती हैं। क्या होती हैं, सिर्फ और सिर्फ क्लासेस होती हैं। लेट्स सपोज मुझे किसी चीज़ को करना है डिस्प्ले फ्लैक्स, तो मैं क्लास लिख दूंगा फ्लैक्स, दैट्स इट, वो ऑटोमेटिक उसकी CSS इंप्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, मुझे क्या करना है, टॉप से मार्जिन देना है मुझे 16 पिक्सल का। टॉप से कितना मार्जिन देना है, 16 पिक्सल का। तो मैं PT-4 लिख दूंगा। ये 4 से आगे मल्टीप्लाई होना होता है। मुझे कितना मार्जिन चाहिए था, 16। तो मैं क्या उसको 16 देखूंगा कि वो 4 के टेबल पे जिस पे डिवाइड होता है वो मैं वैल्यू दे दूंगा। तो 4 16 होता है, तो मैंने PT कर दिया -4। उसके अलावा मुझे क्या करना है, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर करनी, तो बस मैंने लिख दिया टेक्स्ट सेंटर। तो ये मैं क्लासेस लिखूंगा और इनसे CSS क्या होगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी। जैसे मैं इधर आपको जो मैं ऑनलाइन थोड़ी सी इसका डेमो दिखाता हूँ। मेरे पास एक नहीं, बूटस्ट्रैप से बहुत ज़्यादा ये सोफिस्टिकेटेड है। बूटस्ट्रैप को ज़्यादा ही आपको बने बनाए कंपोनेंट से उठाएं लगाएं। ठीक है, इसमें उतना ज़्यादा जो है ना नहीं है। इसमें आपको जो है ना अपनी मर्जी का आप डिज़ाइन बना सकते हैं। उसमें आपको ना सिमेट्री नज़र आ जाती है मॉडल्स वगैरह में। यहाँ पे एक मेरे पास वेबसाइट है जिसका नाम है play.tailwindcss.com। क्या नाम है, ऑफिशियल इसकी वेबसाइट है हमारे पास, टेलविंड CSS। और इनकी ही एक क्लास है, ये भी ऑफिशियल ही है लेकिन सब डोमेन है play.tailwindcss.com। यहाँ पे जाकर थोड़ा सा आपको ना डेमो दिखाता हूँ। ये कुछ कोड लिखा हुआ, इसको मैंने रिमूव कर दिया, हो जा रिमूव। राइट साइड पे आउटपुट आ रही है, लेफ्ट साइड पे इधर मैं कोड लिखूंगा। ये देखिए क्लीन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैंने एक H1 बनाया। ठीक है, इसमें मैं लिख दिया, लेट्स सपोज क्या लिख दिया मैंने, टेलविंड, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने क्या लिख दिया, टेलविंड CSS। अब मुझे क्या करना है, इसे इधर लेके आना है, मतलब इसको पे CSS अप्लाई करनी है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले टेक्स्ट सेंटर करना है। क्या करना है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्लास लगाऊंगा। ठीक है, उधर तो हम डायरेक्ट में ऑब्वियसली क्लास नेम लिखेंगे, यहाँ पे मैं क्लास लगाऊंगा और यहाँ पे लिख देंगे टेक्स्ट हाइफन। ये देखिए नीचे आपको सजेशन भी आएगी, टेक्स्ट सेंटर कर देंगे तो इसकी अलाइनमेंट किधर आ गई, सेंटर में आ गई। और इस पर जब आप होवर करेंगे तो आपको बताएगा कि इस क्लास से आपकी CSS क्या अप्लाई होगी। टेक्स्ट सेंटर वाली क्लास की अगेंस्ट आगे CSS कौन सी लिखी हुई है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखी हुई है। यानी इस तरह की छोटी छोटी क्लासेस हैं जिनके थ्रू आपका जो है काम बन जाएगा। यहाँ पे इसका मुझे फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, तो टेक्स्ट हाइफन आगे इसकी जो है ना सारी जो प्रॉपर्टीज आ गई। मुझे जो है वो 2XL करना है, तो यहाँ से मैं फॉन्ट साइज 2XL कर दिया। फॉन्ट को बोल्ड करना है, तो फॉन्ट हाइफन ये आगे मेरे पास आ गई। मीडियम बोल्ड किया तो ये हमारे पास देखें बोल्ड हो गया है। इसको बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में लेके आना है, तो एक मैंने डिव क्रिएट की, उसके अंदर रख के इस डिव को मुझे क्या करना है, H-स्क्रीन दे दिया। क्या दे दी, हाइट कितनी दे दी, स्क्रीन जितनी, यानी 100 VH अप्लाई हो जाएगी। कितनी, 100 ऑफ द व्यू हाइट। और उसके बाद इसको मैंने कर दिया फ्लैक्स, पेरेंट को क्या कर दिया फ्लैक्स, यानी डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाएगा। उसके बाद मुझे इसको क्या करना है, हॉरिजॉन्टली सेंटर में लेके आना है, तो जस्टिफाई कंटेंट में क्या कर दूंगा, जस्टिफाई सेंटर। उसके बाद वर्टिकली सेंटर में लेके आना है, तो अलाइन आइटम्स होता है, तो मैंने अलाइन सेंटर या आइटम सेंटर होता है। क्या होता है, नहीं अलाइन आइटम नहीं, इसमें शॉर्ट क्लासेस है ना, तो आइटम से सेंटर लिखूंगा तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे वर्टिकल में आ जाएगा। यहाँ पे फॉन्ट साइज जितना भी इंक्रीज करना है 4XL 5XL जितना इंक्रीज करना है करते जाए। ठीक है, यानी हमने देखें इस सिनेरियो में हम ना तो कोई CSS की फाइल बना रहे हैं, ठीक है, और ना ही इधर हम इनलाइन CSS लिख रहे हैं। इनसे ना इनलाइन CSS अप्लाई हो रही है और ना ही हम क्या कर रहे हैं, अलग से फाइल क्रिएट कर रहे हैं, और ना ही हमें क्लासेस को रिमेंबर कर रखना पड़ रहा है। तो क्लासेस के हमें सजेशंस आ रही हैं।
मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का आपको जो है ना माइंड में रखना है, जब स्टार्ट पे आप यूज करेंगे हल्का सा आपको याद रखना है कि यार जो है ना बोल्ड किससे होता है, तो फॉन्ट के नाम से क्लासेस है, आगे उसकी जो है ना सेमी बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, थिन, लाइट, इस तरह की चीजें हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा आपको याद रखना है कि हाइट किस तरह से आएगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आपकी CSS की प्रॉपर्टी का नेम है ना, क्लास का नाम भी वही है। जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स है तो क्लास का नाम क्या है, फ्लेक्स। जस्टिफाई कंटेंट है तो क्लास का नाम क्या है, जस्टिफाई, आगे उसकी वैल्यू आपने दे देनी है। अलाइन आइटम्स है तो क्लास का नाम क्या है, ओनली आइटम्स, आइटम सेंटर। सही है। तो ये हमारे पास टेलविंड CSS, हर लाइब्रेरी, हर फ्रेमवर्क को के साथ इसको यूज करना डिफरेंट है। हमने इसको किसके साथ फिलहाल के लिए यूज करना है, रिएक्ट के साथ। तो यहाँ से मैं जाऊंगा इसके गेट स्टार्टेड पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से मैंने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया तो इसकी आगे डॉक्यूमेंटेशन, ठीक हो गया। मुझे किस पे जाना है, इंस्टॉलेशन पे। ये करंटली मेरी इंस्टॉलेशन ही सिलेक्टेड थी। तो यहाँ पे टेलविंड CSS की इंस्टॉलेशन है, पोस्ट CSS के थ्रू है, किसी फ्रेमवर्क के थ्रू है, या CDN भी इसका आप लगा सकते हैं, लिंक लगाएंगे उसके थ्रू जो है ना सारी की सारी आपकी जो है ना CSS इधर से कॉल हो जाएगी। लेकिन ये वाला तरीका रिकमेंडेड नहीं होता, ज्यादातर क्या है फ्रेमवर्क्स। यहाँ पे फ्रेमवर्क्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मुझे जो है ना बता देगा, आप पूछेगा आप कौन से फ्रेमवर्क के साथ इसको यूज करना चाहते हैं, नेक्स्ट.js, लारावेल, वी, नेक्स्ट वगैरह वगैरह। लेकिन हमने इसको किसके साथ यूज करना है, क्रिएट रिएक्ट ऐप के साथ, CRA के साथ। हमने क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू एप्लीकेशन क्रिएट की, उसकी मैं यूज करना। इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरे पास कितने इसके स्टेप्स हैं, 6 स्टेप। कितने, 6 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू मैं क्या कर लूंगा, इनको कॉन्फ़िगर कर लूंगा। 6 में से भी सिर्फ 2-3 ही काम के हैं। सबसे पहला हमारे पास स्टेप क्या है, अपनी एप्लीकेशन क्रिएट कर लें, तो वो हमने की हुई है। सेकंड क्या है, अपनी टेलविंड CSS को इंस्टॉल करें एज अ डेव डिपेंडेंसी, -d के साथ क्या होगा, एज अ इसको, इस कमांड को रन कर दें। यानी इन दोनों कमांड्स को क्या करना है, मुझे रन करना है। तो यहीं से मैं क्या कर लेता हूँ, इन्हें कॉपी, और इधर क्या कर दूंगा, टर्मिनल में आके कर देंगे हम पेस्ट। दोनों कमांड्स को मैंने कॉपी किया हुआ है। यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएंगी, पेस्ट हो जाएंगी। राइट क्लिक किया, पहले फर्स्ट कमांड रन होगी, जैसे ही फर्स्ट रन हो जाएगी फिर सेकंड जो है वो एग्जीक्यूट होगी। दोनों ही मैंने इकट्ठी कॉपी की हुई हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वो ये लेफ्ट साइड को छोड़ दें फिलहाल, यहाँ पे वो कमांड हो गई है एग्जीक्यूट। देखें वो फर्स्ट कमांड रन होगी, अब लास्ट पे उसने वेट किया है वो इनिट। इस पे भी मैं क्या कर देता हूँ, एंटर। ऑब्वियसली यहाँ पे मैं एंटर करूंगा तो देखिएगा, अब ये एंटर करने से मेरे पास एक tailwind.config.js की फाइल आ जाएगी। कौन सी, .config. ये नैबर कहाँ पे एरर दे रहा है कि नैबर आपने जो है ना इंपोर्ट की हुई है। नैबर में जाके ऊपर वो भी, हाँ, नैबर में ब्राउजर राउटर का जो है ना वो वार्निंग दे रहा है। नैबर में कह रहा है ब्राउजर राउटर आप यूज नहीं कर रहे। इसको खत्म कर देता हूँ तो ये शायद अब कंपाइल्ड सक्सेसफुल आ जाएगा। ये देखें वो एरर अब रिजॉल्व हो गया। अब इधर भी देखें, हमने फर्स्ट स्टेप, सेकंड, 2 स्टेप्स हो गए हमारे। यानी एप्लीकेशन तो हमने ऑलरेडी क्रिएट की हुई थी। सेकंड हमारे पास क्या था, टेलविंड CSS की ये 2 कमांड्स, इनको इंस्टॉलेशन की। आगे थर्ड हमारे पास है कॉन्फ़िगरेशन की। कॉन्फ़िगरेशन में क्या कह रहा है कि आपके पास tailwind.config.js की एक फाइल क्रिएट हुई है, और हमारे पास वाकई हुई है, ठीक है। तो उसमें क्या कह रहा है, ये वाला कोड पेस्ट कर दें। इसको कोड को मैंने कॉपी किया और उसकी कहाँ पे पेस्ट कर दिया, tailwind.config.js में पहले वाले कोड को रिमूव करके ये कर दिया पेस्ट। अब वो यहाँ पे बस नहीं रिमूव ना करें, सिर्फ ये कंटेंट में एक नई चीज आई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी वो हमने कोड क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे कंटेंट में बता रहा है कि आपके पास ये जो आपकी टेलविंड CSS है ना, इसको आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बता रहा है कि आपका SRC वाला फोल्डर, कौन सा फोल्डर, tailwind.js के साथ एक फोल्डर पड़ा हुआ है SRC का। उसके अंदर आपकी कोई भी फाइल हुई जिसकी एक्सटेंशन हुई, JS हुई, JSX हुई, TS हुई या TSX हुई, या टाइपस्क्रिप्ट की साथ 2 जो है ना 2 ये एक्सटेंशन है, इनमें से कोई भी उसकी एक्सटेंशन हुई ना फाइल की, तो उसमें आप किसको यूज कर सकते हैं, टेलविंड को आप यूज कर सकते हैं। ओके, टेलविंड की हमने ये भी स्टेप हो गया, यानी ये कोड हमने रिप्लेस करना था, ये भी हमने कर दिया। उसके बाद क्या है, कह रहा है कि आपने सोर्स के अंदर कौन सी एक फाइल बनानी है, index.css की, वो ऑलरेडी बनी हुई है हमारे पास, या फिर global.css की, कोई भी CSS की फाइल होनी चाहिए। और इसको आपने क्या कर देना, टॉप पे उसमें क्या कर देना, ये 3 लाइनें में क्या कर देनी है, पेस्ट कर देनी है। यानी सोर्स के अंदर हमने एक global.css की फाइल बनाई हुई है। ये सारी जो इन सारी चीजों को मैं रिमूव करके टॉप पे क्या कर देता हूँ, इनको ये 3 लाइनें पेस्ट कर देता हूँ। और ये जो आपकी CSS की फाइल है ना, ये हमेशा कहीं ना ये index.js में इंपोर्ट होनी चाहिए, तभी आपकी CSS जो है ना टेलविंड CSS वर्क करेगी। क्योंकि देखें, इसने आप क्लासेस लिखनी है आपने, और इसने ऑटोमेटिक उसकी क्या लिखते जाना है, CSS खुद ही लिखते जाना है। तो वो क्लास, वो जो CSS है वो किस फाइल में लिखेगा, global.css में। ओके, ये ऑटोमेटिक आपके लिए लिख देगा।
सेकंड उसके बाद हमारे पास फिफ्थ स्टेप क्या है, बस अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लें और यूज़ करें। ये तो स्टेप्स थे ही नहीं एक क्लास से, फिर यूज़ तो हमने करना ही करना है। तो मेनली कितने स्टेप्स हमने परफॉर्म किए, 3। टेलविंड सीएसएस को इंस्टॉल करना, ये कोड रिप्लेस करना और ये 3 लाइनें उसमें पेस्ट करना। तो मेनली 3 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हमारी टेलविंड सीएसएस जो है हमारे प्रोजेक्ट में क्या हो गई है, कन्फिगर हो चुकी है। टेलविंड सीएसएस क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट आपकी बहुत सारी जो आपकी जो ना बॉर्डर्स, इनपुट्स के बॉर्डर्स, आपके फॉर्म्स, इनको जो ना प्री क्या कर देता है, सीएसएस कुछ अप्लाई कर देता है। टेलविंड सीएसएस क्या करता है, जितनी भी आपकी होती है ना ब्राउजर की, समझ लेंगे सीएसएस उसे उड़ा देता है। मिसाल के तौर पे आपकी हेडिंग है, हेडिंग का साइज कितना होगा अगर आप नहीं अप्लाई करेंगे, तो ब्राउजर डिफाइन करता है। ब्राउजर की क्या होती है, डिफॉल्ट सीएसएस होती है। लेकिन टेलविंड सीएसएस यानी यूटिलिटी फर्स्ट फ्रेमवर्क इसलिए है कि इसने ब्राउजर की जितनी भी सीएसएस है उसे भी इसने रिमूव कर देना है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे अभी वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही, अभी टेलविंड जो है ना इतना काम करना स्टार्ट नहीं किया इसने। इसके अंदर आ रहा है सभी ग्लोबल डॉट सी एस एस में क्या आ रहा है, नहीं एरर आ रहा, वो कुछ नहीं है। बस मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज करके इसको बस एप्लीकेशन को एक बार क्या कर लेते हैं, रीस्टार्ट कर लेते हैं, ब्राउज़र को भी बंद कर लेते हैं, और सॉरी इसको भी काम कर रहा है। हमने वैसे स्टेप्स प्रॉपर परफॉर्म किए हैं, कॉन्फ़िगरेशन भी की हुई है। कॉन्फ़िगरेशन में हमने बताया हुआ है कि हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि सोर्स के अंदर कोई भी फोल्डर होगा, सोर्स के अंदर कोई भी फोल्डर है, लेट्स सपोज हमारे पास है कंपोनेंट्स है, पेजेस है, और उसके अंदर कोई भी फाइल होगी, ठीक है, तो वो काम करेगा ऑब्वियसली। देखते हैं, इसको करते हैं रिमूव, ये क्लियर करके अगेन इसको स्टार्ट करते हैं, npm run dev, सॉरी npm start की कमांड से इसको स्टार्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इससे नेक्स्ट जब हम जाएंगे नेक्स्ट जेएस पे, तो उसमें ये हमें प्री सेटअप मिलेगा, ये प्री इंस्टॉल्ड मिलेगी, टेलविंड सीएसएस आपको बिल्ट इन मिलेगी। आपको ये भी स्टेप्स वहाँ पे परफॉर्म नहीं करने, आपने सिर्फ अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है नेक्स्ट जेएस का, उसमें टेलविंड आपको बिल्ट इन मिलेगी। आपने सिर्फ इंस्टॉलेशन भी नहीं करनी है आप लोगों ने, ठीक है। तो उधर मतलब चीज़ें और आसान हो जाएंगी। उसमें रिएक्ट राउटर डोम आपको नहीं इंस्टॉल करना, बिल्ट इन आपको मिलेगा, ठीक है। आपको सेटअप खुद नहीं करना, बिल्ट इन होगा। आपने टू द पॉइंट सिर्फ अपनी एप्लीकेशन का कोड लिखना है, अपनी रिक्वायरमेंट को एक क्लास से समझ लेंगे, कोड करना है, आपको ये सेटअप नहीं करना। यहाँ पे देखें टेलविंड सीएसएस काम करना स्टार्ट हो गई है। इसमें देखें नंबर 1 तो इसने फॉन्ट फैमिली जो है सैंस सेरिफ सी कर दी है, ठीक है। उसके अलावा इसने जितने भी लिंक्स हैं उनको क्या कर दिया है, अंडरलाइन खत्म कर दिया है, कलर जो ब्लू में आ रहा था वो उसने रिमूव कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब ये जो ये मैं कोड इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ और इस फाइल को क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, और हमें ये फाइल की कोई ज़रूरत नहीं है, और इधर ये इंपोर्टिंग में भी इसको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बाकी जो है वो पड़ा रहे, यहाँ पे देखें। अच्छा, जो हमने इनलाइन सीएसएस लिखी थी वो स्टिल अभी काम कर रही है, क्योंकि ये फ्लेक्स वगैरह सब कुछ हुआ है, समझ रहे हैं ना। ये देखिए नैव बार में मैं जाता हूँ, कंपोनेंट्स के अंदर जो नैव बार है, ठीक है, इसमें जाके अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, ये टर्मिनल को इधर ही रखना है, यहाँ पे देखिए वो स्टिल जो है हमारे पास ये जो इनलाइन सीएसएस है वो वर्क कर रही है, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर दूं, सिंपल ही है, ऐसा इसमें क्या है। और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, क्लास नेम, और इधर भी ये जो मैं रिमूव कर रहा हूँ सब कुछ। इधर हेडर पे भी मैं क्या लगाता हूँ, मतलब जिस चीज़ के ऊपर मुझे सीएसएस लिखनी है ना उससे सिर्फ मैं क्लासेज ऐड करी जाऊँगा, और मेरी जो है ना सीएसएस जो है ना होती जाएगी। यहाँ पे देखें वो खत्म हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे नैव बार पे बैकग्राउंड कलर लगाना है। पहले क्या लगाना है, तो बीजी के नाम से क्लासेस हैं, बीजी हाइफन करेंगे ना। अच्छा, मैं बीजी लिख के हाइफन प्रेस करूंगा ना तो आगे मुझे ये सजेशंस आ जाएंगी कलर्स की, बिल्ट इन बहुत सारे इसमें कलर्स अवेलेबल है, ओके, ठीक है। अब एक और चीज़, ये जो मुझे सजेशंस आ रही है ना, इसके लिए एक एक्सटेंशन है, जो मुझे सजेशंस आ रही हैं इनके लिए एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है टेलविंड इंटेलिजेंस। क्या है, टेलविंड, सॉरी ये देखें, ये टेलविंड इंटेलिजेंस के नाम से ये एक्सटेंशन है, ठीक है। ये आपने इंस्टॉल कर लेनी, फिर आपको सजेशंस आएंगे, अदरवाइज सजेशंस काम नहीं करेंगी, ठीक है। ये एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल कर लेनी है, देन आपकी वो जो ना सजेशंस आएंगी। सीएसएस फिर भी काम करेगी, टेलविंड की आप क्लासेस लिखेंगे वो काम फिर भी करेंगी, लेकिन बस सजेशन नहीं आएंगी अगर आप ये एक्सटेंशन नहीं इंस्टॉल करेंगे तो। अच्छा, मैंने बीजी किया, लेट्स सपोज मुझे क्या करना है, ग्रे सा बैकग्राउंड कलर क्या करना है, क्या करना है,
तो ग्रे में भी आगे उसके पास बहुत सारे वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। और साथ मुझे वो देखें वो हल्का सा वो भी शो कर रहा है। यहाँ से मैंने ग्रे 300 कर दिया तो यहाँ पे देखिएगा ये बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ग्रे 300। इसको मुझे क्या करना है, फ्लैक्स करना है डिस्प्ले। नैब बार को मैंने फ्लैक्स लिखा तो क्या हो जाएगा, वो साइड बाय साइड फ्लैक्स में आ जाएगा। उसके बाद मुझे क्या ये एक्चुअल में ना ये ना इसका जो है ना वो बैकग्राउंड वाइट है, लोगों का बैकग्राउंड वाइट है, बस वो इशू कर रहा है। अच्छा मैंने ये लेट्स सपोज ये हमारे पास है हेडर, उसको क्या करना है, पैडिंग देनी है। तो पैडिंग लेफ्ट राइट से देनी है, किधर से, लेफ्ट राइट से और देनी है, टॉप और बॉटम से। तो पी एक्स है, एक्स से क्या मुराद है, एक्स एक्सिस यानी लेफ्ट राइट दोनों। पी एक्स मैंने कर दिया एक लिहाज से 4, तो कितने पिक्सल की पैडिंग आ जाएगी, 16। इस पे होवर करके भी आप देख सकते, इस पे ऐसे माउस का कर्सर लेके आएंगे, आपको बताएगा कि हर एक क्लास से क्या CSS अप्लाई हो रही है। P-4 से क्या CSS अप्लाई हो रही है, लेफ्ट साइड से भी 16 और राइट साइड से भी क्या 16 पिक्सल की जो है ना पैडिंग अप्लाई हो रही है। अब मुझे टॉप और बॉटम से भी चाहिए, तो PY मैंने क्या कर दिया 1, यानी 4 पिक्सल की टॉप और बॉटम से भी पैडिंग आ जाएगी, आ रही है। मुझे ये लोगो का क्या करना है, विड्थ कम करनी है, तो यहाँ पे मैंने W- लगाया, W यानी विड्थ। तो यहाँ पे मैं क्या बिल्ट इन इसकी क्या है, क्लासेस हैं, ठीक है। यहाँ पे विड्थ मैंने लगा दी लेट्स सपोज क्या 20, तो 20 से कितनी हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से, हाँ तो 80 हाँ 80। और इसको अब क्या कर दूंगा मैं 40 कर दूंगा, तो कितनी आ जाएगी 160 पिक्सल, ठीक है। तो ये मेरे पास लोगो अप्लाई पे वो CSS अप्लाई होगी। इसको फ्लेक्स करने के बाद क्या करना है, जस्टिफाई क्या कर देना है, बिटवीन आइटम्स क्या कर दिया, सेंटर, तो वो जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन हो जाएगा और आइटम्स सेंटर हो जाएगा। उसके अलावा ये जो लिंक्स आ रहे हैं नैबार के अंदर, इनको क्या करना है, इनको भी मुझे इनमें गैप लेके आना है। क्या लेके आना है, गैप। तो मैंने इनको भी क्या किया, डिस्प्ले क्या कर दिया, फ्लैक्स, और आगे मैंने गैप कर दिया, गैप -1। तो 4 पिक्सल का क्या आ जाएगा, सभी में क्या आ जाएगा, लिंक्स में गैप आ जाएगा। 2 करते हैं तो 8 पिक्सल का गैप आ जाएगा। ये देखें गैप आ रहा है हल्का हल्का, ठीक है। और इंक्रीज करना है तो और इंक्रीज कर दे, 12 पिक्सल का इससे आ जाएगा। ये देखें ये गैप आ गया 12 पिक्सल्स का, डन। उसके अलावा होवर वगैरह करना है। होवर करने से मुझे क्या करना है, लेट्स सपोज ये जो जितने भी लिंक्स हैं, क्या हैं, जितने भी लिंक्स हैं, मैंने ये अच्छा जो CSS के मेन आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो वैसे ही हैं। यानी जो हमारे पास एक लिंक से क्या जनरेट होना है, ए टैग बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट। क्या होता है, ये पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि इनलाइन एलिमेंट, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इनलाइन क्या कर दूंगा, इनलाइन ब्लॉक, ताकि वो पैडिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से वर्क करे। बॉर्डर में लिखूंगा ना अकेला, क्या लिख दूंगा, बॉर्डर। तो कितने पिक्सल का बॉर्डर आ जाएगा, 1 पिक्सल का ऑटोमेटिक बॉर्डर आ जाएगा, ग्रे सा। क्या मुझे सिर्फ लिखना है, बॉर्डर लिखना है, 1 पिक्सल का क्या आ जाएगा, बॉर्डर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद इसको पैडिंग देनी है, PX-2 देना है, तो वो लेफ्ट साइड से यहाँ पे देखें ये पैडिंग भी आ रही है, वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। बॉर्डर नहीं चाहिए तो हम नहीं लगाएंगे। अच्छा क्या होवर क्या बात कर रहे थे कि मुझे किसी भी लिंक पे होवर करूं और उसकी क्या कर दूं, CSS चेंज कर दूं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मैं किसी भी लिंक पे होवर करूंगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, होवर लिखना है और आगे क्या लगा देना है, कॉलन। क्या लगा देना है, और आगे जो आपने CSS चेंज करनी है वो लिख दें। जैसे होवर करने से मुझे क्या करना है, कलर को क्या करना है, ब्लू करना है। तो टेक्स्ट हाइफन में क्या कर दूंगा, टेक्स्ट के नाम से जो है ना क्लासेज कलर चेंज करनी है, टेक्स्ट हाइफन ब्लू लेट्स सपोज 700। क्या जब मैं होवर करूंगा तो क्या हो जाएगा, जब मैं होवर करूंगा तो तब टेक्स्ट ब्लू क्या हो जाएगा, 700 अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं तो ये देखिएगा, हाँ जी हाँ जी समझ आ गई। टेलविंड CSS कमाल है, अलग से थोड़ा सा आपको जो है ना बिल्कुल स्टार्ट पे इशू बनेगा, बाद में। अच्छा ये सेम टेलविंड आपकी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में भी यूज होती है, वेब डेवलपमेंट में भी तो यूज हो ही रही है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी लोग यूज करते हैं, ठीक होगा। और भी अब बहुत सारी जो हमारे पास CMS हैं उनमें ये सपोर्टेड है। सर ये ऐसी जगह है जहाँ पे सारे टैग्स वगैरह हमें पता लग जाए, क्लासेस वगैरह। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ये देखें, इधर जाएं और ये आपकी वो सारी की सारी जो है ना आपको जो है ना क्लासेस। अच्छा ये इनकी डॉक्स में ना आप किसी भी चीज को मुझे नहीं पता बॉर्डर रेडियस किस तरह से लगाते हैं, क्या चीज, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, ये देखें वो इस वेबसाइट पे आऊंगा, यहाँ पे मुझे शॉर्टकट क्या बता रहा है, कंट्रोल। मैं कंट्रोल के करूंगा तो वो सर्च बार एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैं क्लिक भी कर सकता था। यहाँ पे मुझे नहीं पता बॉर्डर रेडियस किस तरह से लगाते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा बॉर्डर हाइफन, और नहीं बस मैंने नाम लिखना CSS की प्रॉपर्टी का, बॉर्डर
रेडियस। तो यहाँ पे उसने मुझे बता दिया कि बॉर्डर रेडियस की जो है ना मतलब ये मुझे आगे लिस्ट है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ बॉर्डर रेडियस किस तरह से यूज़ करते हैं। तो उसके लिए क्लास कौन सी होती है, राउंडेड, राउंडेड MD, राउंडेड LG और राउंडेड फुल। राउंडेड फुल करेंगे तो टोटली राउंड हो जाएगा, यानी ये साथ नीचे मुझे दिखा भी रहा है कि कितना को राउंड होता है। सिंपल राउंडेड करते हैं तो हल्का सा राउंड हो जाता है, मीडियम करते हैं MD यानी मीडियम करते हैं तो थोड़ा सा और LG करते हैं तो थोड़ा सा और राउंडेड फुल करने से टोटली क्या हो जाता है, हमारा एलिमेंट राउंड हो जाता है। यानी ये उसकी बिल्ट इन जो है क्लासेस हैं। ठीक हो गया। आगे ये सारी की सारी जो है ना इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ से आप इसको जो है ना रीड कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई? सुन ले ऐसे भी नहीं यहाँ पे करनी, यहाँ पे कर लें यार। और यार एक मिनट रुक जाए, ये छोटी सी चीज़ और हम बस कर लें। ये मैं जाऊँ ना यहाँ पे पेजेस में ब्लॉग वाले पेज के ऊपर, तो यहाँ पे देखें ये जितने भी ब्लॉग कार्ड हैं मुझे किधर चाहिए, एक लाइन में कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पेरेंट को क्या कर दूं, ग्रिड, और ग्रिड में कितने मुझे कॉलम चाहिए, 4। तो यहाँ पे ग्रिड हाइफन कॉल्स मैंने क्या कर दिया 4, तो 4 कॉलम आ जाएंगे। सभी में गैप चाहिए तो मैंने गैप हाइफन 4 लगा दिया, 16 पिक्सल का, सभी में गैप आ जाएगा। कितना फास्ट है CSS करना, इतना तो डिजाइनर को भी इतना टाइम लग जाता है। ठीक हो गया, उसको डिजाइन करने में ऐसे मेन मसला क्लासेस को सिलेक्ट करने का इशू सॉल्व होगा हमारा। जैसे HTML CSS में क्लास को ये ऊपर से नीचे इधर से सेलेक्ट क्रिएट करना है, फिर जाके सेलेक्ट करना है, फिर प्रॉपर्ली वो वर्क कभी कभार नहीं भी कर रहे होते। तो यहाँ पे देखिए वो इशू नहीं है, ये वो इशू नहीं है इसमें, क्योंकि क्लासेस की CSS ऑलरेडी लिखी हुई है, सिर्फ आपने क्लासेस के नाम लिखने हैं। थोड़ा सा मेमोराइज करने की जरूरत है, 1-2 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे हो जाएगा। रिस्पॉन्सिव भी ये हो जाता है। यहाँ पे उसकी जो है ना, यहाँ पे भी उसकी भी क्लासेस हैं। जैसे वो मिसाल के तौर पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे ना थोड़ा सा उल्टे वे में चलता है। पहले जब हम करते थे ना मैक्सिमम विड्थ इतनी हो तो ये करना है, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टे वे, हमने स्मॉल स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन की तरफ जाना है। यानी जब इसमें मैंने टेलविंड अप्लाई करनी, मुझे रिस्पॉन्सिव करना है ना, तो मैं क्या करूँगा, इससे पहले मोबाइल पे लेके चले जाऊँगा। किस पे, यानी इसकी विड्थ कम कर लूँगा। अब मैं स्मॉल स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन की तरफ जाऊँगा। अब यहाँ पे क्या है, जो इसका स्मॉल वाला ब्रेक पॉइंट है ना, वो कहाँ पे चलता है, 550 पे चलता है, आई थिंक सो। किस पे, 550 पिक्सल्स पे वो चलता है। तो यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे इसके हम कर देंगे SM वाली, इसके क्या ब्रेक पॉइंट है, कौन सा, SM, स्मॉल से जो बड़ी स्क्रीन है, कौन सी। अब यहाँ पे मतलब हम कम रेजोल्यूशन से हाई रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे, यानी 550 से नीचे सारी की सारी क्या होगी, स्मॉल। और यहाँ पे मैं क्या SM कॉलन में लिखने से क्या मुराद है कि स्मॉल से बड़ी स्क्रीन। स्मॉल से बड़ी स्क्रीन पे मुझे क्या कर देना है, ग्रिड के कॉलम्स कितने कर देने, लेट्स सपोज 2 कर देने, क्या कर देने 2, और बाय डिफॉल्ट मुझे क्या करना है 1, यानी स्मॉल में। 550 से नीचे क्या करना है, कॉलम 1 होगा, स्मॉल से बड़ी स्क्रीन पे क्या होगा 2, और मीडियम से बड़ी स्क्रीन पे क्या होगा, मीडियम से बड़ी स्क्रीन पे हो जाएगा 3, और लार्ज से बड़ी स्क्रीन पे क्या हो जाएगा 4, ग्रिड कॉल्स हो जाएगा 4, और आगे ये 4 ही रहेंगे, आगे ये 4 ही रहेंगे मजीद आगे, ये देखिएगा। मीडिया क्वेरी की जरूरत नहीं, मीडिया क्वेरीज की आपको कोई जरूरत नहीं, यानी इससे भी मीडिया क्वेरीज हो रही है। यहाँ पे आप होवर करेंगे ना, आपको बताएगा कि क्या हो रहा है, कि मिनिमम विड्थ 640 जो है, इससे ऊपर क्या हो जाएगा, उसको वो 2 टाइम्स रिपीट कर देगा, वरना FR को सर नहीं लेके जाना, सर जाना सही है, मैंने भी लेके जाना है, ठीक है नहीं मैं रास्ते से, ठीक है, ओके।